अपने पिछले वीडियो एपिसोड में या पहले वीडियो एपिसोड में मैंने इमरजेंसी के बारे में कुछ अछूते प्रसंगों की चर्चा की थी और उन अछूते प्रसंगों के माध्यम से जो निष्कर्ष सामने आए थे वो इमरजेंसी से जुड़ी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को बदलने के लिए मजबूर करने वाले निष्कर्ष थे। आज इसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस श्रृंखला में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इमरजेंसी लगाए जाने के पीछे असली कारण क्या थे और क्या इमरजेंसी के कटु अनुभवों से हमें इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना चाहिए कि हम भविष्य में किसी सरकार को कैसी भी सूरत में इमरजेंसी जैसे कदम उठाने के लिए रजामंदी नहीं देंगे किसी सरकार को। ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ। उस दिन में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा हुई, जिस सभा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत ही क्रांतिकारी ढंग का भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने सेना, सशस्त्र बलों और पुलिस का आह्वान किया था कि वो इस सरकार के गैर कानूनी आदेशों को न माने। इसके पहले 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के खिलाफ वो बहुचर्चित फैसला आ ही चुका था, जिसमें उनके चुनाव को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से, और साथ ही उनको 6 साल के लिए उनके किसी भी तरीके से पद धारण करने पे और चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी थी। तो उसकी रोशनी में जयप्रकाश जी और उनके नेतृत्व में समूचा विपक्ष इंदिरा जी से इस्तीफे की मांग कर रहा था। और इंदिरा जी ने एक बार कहा यह जाता है कि एक बार मन भी बनाया इस्तीफा देने का, लेकिन उनके तमाम सारे सहयोगी राजी नहीं थे इस बात के कि इंदिरा जी इसको लेके इस्तीफा दें। वो सुप्रीम कोर्ट में गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके मतलब फैसले को स्थगित तो नहीं किया, हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको ये छूट दे दी कि वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं। और बाद में नवंबर 1975 को उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट भी दिया था। लेकिन उसके पहले 25 जून 1975 को इमरजेंसी लग गई, क्योंकि इजाज़त दिए जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद पर बने रहने की इजाज़त दी, लेकिन फिर भी विपक्ष इस बात पर आमादा था कि उनको सरकार में नहीं रहना चाहिए, उनको सरकार छोड़ देना चाहिए, किसी और नेता को प्रधानमंत्री चुनने का अवसर अपनी पार्टी को देना चाहिए। इस बात के लिए विपक्ष आमादा था। वो उनके सत्ता में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके सत्ता में बने रहने को बहुत अनैतिक मानता था। और इसीलिए 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक सभा आहूत की गई थी, जिस सभा में जयप्रकाश जी ने जो भाषण दिया, भाषण निसंदेह जयप्रकाश जी की ये माना जा सकता है कि वो बहुत ही त्यागी राजनीतिक थे, बहुत ईमानदार राजनीतिक थे। लेकिन ये जो उन्होंने आह्वान किया सेना और पुलिस का सरकार के आदेश को न मानने का, ये बहुत खतरनाक आह्वान था और एक बड़ा नादानी भरा आह्वान था। उस समय के जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं वो ये बताती हैं कि विपक्ष के अन्य नेता भी उनके इस आह्वान से हक्के बक्के रह गए थे और उन्होंने बाद में जयप्रकाश जी के समक्ष इस पद पर आपत्ति भी प्रकट भी की थी। और उन्होंने ये कहा था कि आपने इंदिरा गांधी को बैठे बिठाए में कोई सख्त कदम उठाने का एक मौका दे दिया है। तो वो सारे लोग, सबको आशंका थी कि इंदिरा गांधी इस घोषणा को लेके बहुत कठोर कोई रुख अपनाएंगी। तो एक तो ये था कि वाकई में बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक था और किसी भी परिस्थिति में कोई सरकार को सहन नहीं करना चाहिए कोई अगर सेना और पुलिस के असहयोग करने की बात करता है। अच्छा, उस दिन एक आईबी ने रिपोर्ट भी भेजी और आईबी की रिपोर्ट में पहले से भी लगातार आ रहा था कि
जो सरकार के विरोध में जो आंदोलन चल रहे हैं उनको CIA की ओर से फंडिंग हो रही है। और जयप्रकाश जी जिनकी नीयत पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अनजाने में CIA के हाथों इस्तेमाल हो रहे थे, ऐसा इनपुट दिया गया था IB के द्वारा। तो इंदिरा गांधी को उस बात का भी भान था कि, और वो उस आशंका से, उस षड्यंत्र से, जो तथाकथित षड्यंत्र था, उससे सहमी हुई थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच में इमरजेंसी लगाने का एक फैसला किया गया। तो जब हम इमरजेंसी पर जब चर्चा करते हैं तो हमें इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर वो एक कौन सी कारण थी, कौन सा निर्णायक बिंदु था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी यह फैसला लेने के लिए मजबूर हुई, जिसकी वजह से उनकी बाद में बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। और इस OPS को न रहने के बाद वे भी बिड हो रही हैं, न इस दुनिया में न रह जाने के बाद में भी बिड हो रही हैं इस OPS को। तो ये जो है, इस बात पर अवश्य विचार होना चाहिए, क्योंकि फिर जब इस बात पर विचार करेंगे जयप्रकाश जी के आह्वान पर, तो लगेगा कि कोई और शासक भी होता तो शायद वो भी इमरजेंसी लगाने जैसा फैसले पर पहुंच सकता था। खैर, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के बाद 15 अगस्त 1975 का दिन था, हमारी स्वाधीनता दिवस मनाने का दिन। उस दिन एक खबर आई कि बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बंगबंधु मुजीबुर रहमान की, उनके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई है। शारदा प्रसाद इंदिरा जी के सूचना सलाहकार थे। परंपरा के अनुसार इंदिरा जी सुबह ये खबर आने के बाद में ये खबर आते समय सुबह लाल किले से अपने संबोधन के लिए प्रस्थान कर रही थी। वो कार में बैठी तो शारदा प्रसाद के बेटे ने बाद में बताया कि उन्होंने शारदा प्रसाद से कार के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि शारदा प्रसाद ने इमरजेंसी लगाने के फैसले पर आपत्ति प्रकट की थी। तो उन्होंने कहा कि शारदा प्रसाद, आपने जो है आपत्ति प्रकट की, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में भी होने वाला था अगर मैं सतर्क न रही होती। क्या इंदिरा गांधी की ये कोई बात में कोई अत्युक्ति थी? क्या कोई अपना बचाव वर्ग का था? क्या या इस बात में या उनकी इस आशंका में दम था? इस बात पर भी इमरजेंसी की चर्चा करते समय, आज जब हम इमरजेंसी पर गौर करते तो इस बात पर भी विचार होना चाहिए। बहरहाल इमरजेंसी लागू हुई और पिछले एपिसोड में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इमरजेंसी की जातियों की बहुत चर्चा जब निज़ाम बदल गया देश के अंदर 1977 में, जनता पार्टी हुकूमत आ गई और इंदिरा गांधी को सत्ता से निर्वाचित होना पड़ा। उसके बाद में इमरजेंसी की जातियों की बहुत चर्चा हुई। उसके अत्याचारों का, इमरजेंसी में जो नेताओं पे कथित अत्याचार हुए उनका बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, बड़ा रोमांचक ढंग से वर्णन किया गया। इसके बाद मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि होना तो ये चाहिए था कि अगर वो वास्तव में जातियाँ हुई थी, वो जातियाँ इतना ज़्यादा उत्पीड़ित करने वाली थी, इतना ज़्यादा अत्याचारपूर्ण थी कि कई दशकों तक जनता कांग्रेस का नाम नहीं लेती। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर ही जनता के विचार बदल गए। उन्हीं इंदिरा गांधी को जिसने 2.5 साल पहले सत्ता से हटाया था, 1980 में उन्हीं इंदिरा गांधी को उसने फिर सिर माथे ले लिया भारी बहुमत से। उन्हें इंदिरा गांधी को एक तरह से भारी बहुमत से सत्ता पे बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी की जातियों का जो प्रचार है उस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं उस बात में अत्युक्ति निश्चित रूप से थी। और एक बात ये थी कि इमरजेंसी के फैसले से नेता आहत थे, लेकिन मैं नहीं समझता जनता आहत थी। जनता का तो जनता उतनी आहत थी, जनता आहत तो रही होगी इमरजेंसी को, हो सकता है कि लोगों ने भी पसंद न किया हो, लेकिन इस सीमा तक नहीं कि वो इंदिरा गांधी के विरुद्ध वोट देते। इंदिरा गांधी का एक
इमरजेंसी के दौरान एक जो बहुत सकारात्मक कदम था वो था परिवार नियोजन का संबंधी कदम। उसका जो अर्थ का अनर्थ उनके अधिकारियों ने किया। अधिकारियों को टारगेट सौंपे गए थे नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए, तो अधिकारियों ने कुंवारों तक की नसबंदी कर दी। तो नसबंदी ने उन्हें सबसे ज़्यादा बदनाम किया। और जो इमरजेंसी विरोधी प्रतिक्रिया हुई 1977 में, जो उनको अपनी उत्तर भारत में अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ देखना पड़ा, उस देखने के पीछे इमरजेंसी विरोधी भावनाएं उतनी नहीं थी जितनी नसबंदी के दौरान की गई भीषण गलतियां थीं। तो नसबंदी की वजह से वो ज़्यादा हुआ। दूसरा था अतिक्रमण विरोधी अभियान, जिसकी वजह से शहरों के दिल्ली का सुंदरीकरण हो और चाहे वो आगरा का सुंदरीकरण हो, उनके सुंदरीकरण के दौरान जो प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण हटाए गए, उस अतिक्रमण की भी एक प्रभावशाली वर्ग ने भी एक वातावरण बनाने में भूमिका अदा की। खैर, लेकिन आज ये है कि पर ये विचार करने की बात यह है कि 2.5 वर्ष में ही जनता वो जातियाँ क्यों भूल गई। असल में जनता पार्टी का जो शासन था वो एक अराजकता का शासन था, और इमरजेंसी का जो शासन था, इमरजेंसी का शासन में नेता परेशान थे, नेता बंद थे, लेकिन जो आम जनता है उसको बड़ी सहूलियतें हो गई थी। ट्रेनें टाइम से चलने लगी थी, जमाखोरों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया था, और रिश्वतखोरी पर बहुत हद तक अंकुश लग गया था, और तमाम सारी तस्करों के खिलाफ अभियान चालू हो गया था, काले धन को निकालने का अभियान चालू हो गया था, वस्तुओं की खाद्य वस्तुओं की मिलावट में बड़ी प्रभावी ढंग से कार्रवाई हुई थी। जनता को इससे बड़ी राहत मिली। तो जनता इस ढंग का एक शासन चाहती थी। आज भी हम आज बात इस बात की होती है कि हम लोकतंत्र को अपने लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर दांव पर नहीं लगने देंगे। इस लोकतंत्र की हम चिंता करेंगे। ऐसा जो लोग कहते, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि लोकतंत्र का जो आज वर्तमान स्वरूप है, क्या उस स्वरूप में अगर कोई मुकम्मल तब्दीली नहीं होती है तो वो जो कह रहे ऐसे लोकतंत्र को बचाना जनता क्या अपना कर्तव्य समझेगी, या वो ऐसे लोकतंत्र से जिसमें आज लोकतंत्र के मायने क्या है? लोकतंत्र के मायने कि जनता अधिकार संपन्न हुई, जनता को हर आदमी को मौलिक अधिकार मिले। लेकिन मौलिक अधिकार अगर उसके कुचले जा रहे, और अगर एक व्यक्ति अगर अपना मौलिक अधिकार कुचले जाने के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए जाएगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब वो आवाज़ उठाने के लिए जाएगा तो क्या उसके पास में वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के लिए वकील होगा? वकील को देने लायक पैसे होंगे? जितना पैसे वकील वहाँ पे लगता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगते, उसको देने की उसकी हैसियत है। और दूसरी तरफ ये है कि जो लोग पता चला कि एक झूठा ढोल फूंकते, जिन पे सरकारें खिलाफ जिनके गलत कामों को लेकर सरकारें कार्रवाई करना चाहती, वो लोगों के लिए बड़े से बड़े बली वकील उपलब्ध हैं, और पूरा लाभ उनको जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का पूरा लाभ है वो पता चला कि बड़े लोगों को मिल रहा है। तो ये तो एक तरह से न्याय की सुलभता हुई नहीं आम आदमी के लिए। तो इसमें ये लोकतंत्र काम हुआ, लोग के भले के लिए तो हो नहीं रहा। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जनता जो जिस पर जो टैक्स लगता है उसकी वो कोई चोरी नहीं कर सकती। जीएसटी लगाई जाती है, जीएसटी के जरिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अब वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ती हैं तो वो कीमत को पेमेंट जनता को, लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अब जीएसटी जमा कितना हो रहा है सरकार के खजाने में, और कितना जीएसटी की चोरी हो रही है। अब जीएसटी की चोरी पर अगर आपने अंकुश नहीं लगाया है तो जनता तो पिस गई जीएसटी देने में। जो प्रभावशाली लोग हैं वो क्या इनकम टैक्स देने का वायदा करते, कई बार कहने लगते कि ये सरकारें क्यों लुटा रही, कुछ सरकारें ऐसी लोकप्रियतावादी कदम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, भिखमंगों के लिए शिक्षा पे और तमाम सारी चीज़ों पे पैसे क्यों लुटा रही हैं, हमारे टैक्स से दिया हुआ पैसा। वास्तविकता ये है कि ये देश जो चल रहा है वो आम आदमी की टैक्स से, गरीब आदमी की टैक्स से चल रहा है। जो प्रभावशाली आदमी है, जो ये इस बात की दुहाई देते कि हमारे टैक्स से चल रहा है, वो जितना इनकम टैक्स अदा नहीं करते उससे कई गुना इनकम टैक्स की वो चोरी करने का काम करते हैं। और वो भी जो इनकम टैक्स अदा भी करते हैं वो भी तमाम सारे
कटौतियों का हवाला देके और उसकी भी वापसी करा लेते, तो उन्हें तो ये कहने का अधिकार ही कि इनकम टैक्स दे रहे। तो आज टैक्स की वसूली हो रही तो जनता के से हो रही, और वो टैक्स के रूप में जो जा रहा वो भी जनता के सार्थक विकास पे पैसा खर्च नहीं हो रहा। वो पैसा किस बात पे खर्च, किस में खर्च हो रहा है? वो कमीशन खोरी के रूप में। विकास कार्यों में इंदिरा गांधी भी अपने ज़माने में कहा करती थी, जब उस समय भी भ्रष्टाचार की जब चर्चा होती थी तो वो कहती थी कि भ्रष्टाचार तो इंटरनेशनल फेनोमेना है, अगर विकास होगा तो भ्रष्टाचार होगा। लेकिन विकास की एक सीमा तय थी, 5%, 6% यहाँ तक कमीशन लगता था। आज तो 50 और 60 और 70% तक कमीशन का रेट पहुँच गया है। जितने भी कोई भी खरीद हो, सरकार में कोई भी सप्लाई हो, सरकार में किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो, सब में बड़े पैमाने पर कमीशन हो रहा है। सरकार की जो निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो विजिलेंस हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, वो इतनी पंगु हैं कि वो पता चला कि वो लोग जो उनका पता, जो सरकारी अफसर, जो नेता, जिनकी जायदाद अकूत जिनके पास संपत्ति बढ़ रही, उनको पकड़ नहीं पाती, उनके खिलाफ कोई उनसे पूछा तक नहीं जाता कि भाई आप कहाँ तक हो गए। बिरले मामले में होता है। उसके वजह ये भी है कि जानबूझ के ऐसा हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है। ये जो पता चला कि सरकारें जो स्टाफ नहीं दे रही हैं भ्रष्टाचार और काला धन रोकने वाली संस्थाओं को, उसके पीछे क्या कोई जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि वो लोग कार्रवाई न कर पाएँ? क्योंकि आज धारणा ये बन गई कि सरकारें जनता के वोट से नहीं चलती। जनता का तो कोई आदमी जो वास्तविक जनता के बीच का आदमी है, वो आज इस महंगी चुनाव प्रणाली के बीच में कभी भी चुनाव में चुन के नहीं आ सकता। जनता तो ग्लैमर से वो खुद ही बहुत प्रभावित रहती है। और पता चला कि जिसके अंदर प्रचार में बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करने की हिम्मत की कुव्वत नहीं है, वो आदमी पर लोगों का प्रतिनिधि भी नहीं चल पाएगा। तो जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनकी वजह से आज जनता शोषित हो रही, पीड़ित हो रही, जिनकी वजह से वंचित हो रही है, उनको मजबूत करने का काम इस लोकतंत्र में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र अगर इतना निरुपाय है, भाई आप लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देके, वो तो उनकी दीनता को प्रकट करने का, वो उनको सशक्त करने का काम तो नहीं हो सकता। पूंजी का न्यायपूर्ण वितरण ही सशक्त करने का काम, पूंजी के न्यायपूर्ण वितरण से ही गरीब आदमी को सशक्त करने का काम हो सकता है। लेकिन इस जिम्मेदारी से तो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। खुद ही सरकार के आंकड़े बता रहे कि आज पूरी पूंजी, सारे संसाधन 1%, 2% लोगों के हाथ में सिमट के रह गई। बहुसंख्यक जनता की स्थिति क्या है? वो कोरोना के दौरान गरीब आदमी और गरीब हुआ, और जो कंपनियां थी, इजारेदार कंपनियां, कारपोरेट जो थे, वो उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। तो ये कैसी व्यवस्था संचालित हो रही? ये लोकतंत्र लोक के हित में संचालित हो रहा है या कुछ प्रभावशाली वर्गों के हित में संचालित हो रहा है? सरकारें, कानून का कोई शासन नहीं है। कानून केवल गरीब आदमी का उत्पीड़न करने के लिए, कानून प्रभावशाली आदमी का कुछ कर नहीं पाता। इन सारी स्थितियों के बीच में विचार करना पड़ेगा कि एक दिन फिर इमरजेंसी को अनुशासन पर संत विनोबा भावे ने कहा था, एक बार फिर देश में वैसे अनुशासन की लाने की ज़रूरत है। कानून के शासन को स्थापित करने के लिए एक बार अगर फिर ज़रूरत पड़े, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मोदी जी भी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, अगर इनको भी ज़रूरत पड़े, अगर जो निरंकुश शक्तियां हैं, जो निस्वार्थ हैं, वो इतने प्रभावशाली हो गए कि सरकार के ऊपर हो रहे, समानांतर सरकार चला रही, तो उनको ध्वस्त करने के लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। वो इमरजेंसी के रूप में ही होगा। तो इसलिए ये प्रतिज्ञा, इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए कि इमरजेंसी दोबारा कभी हम लगाने का अवसर नहीं देंगे। अगर आज जैसे हालात अगर बने रहे, अगर उनमें सरकार अगर वर्तमान व्यवस्था के तहत सुधार नहीं कर पाती है, तो जनता की फिर एक बार मांग होगी कि इतना सख्त शासन आए और वो कुछ समय के लिए इमरजेंसी जैसी शक्ति का इस्तेमाल करे और इनको दुरुस्त करे, ताकि वास्तव में लोग की, जनता की भलाई हो सके, केवल निस्वार्थों का पोषण न हो सके। धन्यवाद।